अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं, दबाव तेहरान में है, लेकिन मेज इस्लामाबाद में सजी हुई है। ये वो हकीकत है जो आज की आलमी सियासत को जाहिर कर रही है। आज हम एक ऐसी तारीख के गवाह बन रहे हैं जहां दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का वो पुल बनने जा रहा है जिसने कभी अमेरिका और चीन को करीब किया था? आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो सनसनीखेज इशारा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तरजीही मकाम करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी को खुले अल्फाज में सराहते हुए कहा है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आते हैं तो ये तकरीबन 20 साल बाद किसी अमेरिकी सदर का दौरा पाकिस्तान होगा जो खित्ते की सियासत का रुख बदल सकता है। जेडी वेंस ने तस्लीम किया है कि 49 साल में पहली बार इस सतह पर अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्हें कोई वक्ती या अधूरा मुआहदा नहीं चाहिए। उनका हदफ एक ऐसी जामे डील है जो ईरान को न सिर्फ एटमी हथियारों से रोके बल्कि उसे आलमी मईशत में वापस लाए। लेकिन मसला वही पुराना है, एतमाद। और 49 साल का ये खला चंद नशिस्तों में खत्म होता नजर नहीं आता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने 5 साल के लिए यूरेनियम अफसोदगी रोकने की पेशकश दी, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता है। यानी असल तनाज़े सिर्फ प्रोग्राम का नहीं बल्कि वक्त, कंट्रोल और खुद मुख्तारी का है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे के मुज़ाकरात बगैर किसी डील के खत्म हुए। अगरचे जेडी वेंस इसे अहम पेशरफ्त करार देते हैं और जंग बंदी बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि राउटर्स और दीगर आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला दौर भी पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है और ईरान ने भी इसे तरजीह मकाम करार दिया है। यानी दोनों फरीक एक ही जगह पर मुत्तफिक हैं और वो है इस्लामाबाद। अमेरिकी सदर ट्रंप अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते ये कह चुके हैं कि जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने हालिया अपने बयान में अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया और कहा कि इससे चीन बहुत खुश होगा और मैं चीन के दौरे पर जाऊंगा तो चीनी सदर गर्मजोशी से मुझे मिलेंगे। वहीं ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं मगर असूलों पर समझौता नहीं करेंगे और मुमकिन है कि पाकिस्तानी वफ्द जल्द ईरान का दौरा करे। अब जरा सिक्योरिटी के पहलू पर आए। जहां एक तरफ अमन की शमें जल रही हैं, वहीं इसराइल की जानिब से सख्त बयानात भी सामने आ रहे हैं। मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया का कहना है कि उनका मिशन तेहरान में रजीम चेंज तक खत्म नहीं होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने इस तनाव में मजीद इजाफा किया है जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने चीनी सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों की निगरानी की। अगरचे चीन ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन ये रिपोर्ट्स जाहिर करती हैं कि अमन का रास्ता कितना कठिन है। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तुर्की में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर खारजा की मुलाकात भी हो रही है ताकि इस डेडलॉक को तोड़ा जा सके। इससे कबल आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। यहीं पर पाकिस्तान का असल किरदार सामने आता है, सिर्फ मेजबान नहीं बल्कि एक काबिल एतमाद सालिस। और इसी एतमाद का एक और सबूत सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब के नए डिपॉजिट्स और $5 अरब की तोसी, जिसका ऐलान वजीर खजाना ने किया। ये सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि एक पैगाम है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तारीख बदलने जा रहा है और क्या सदर ट्रंप का मुमकिन दौरा इस्लामाबाद पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नए अहद का आगाज साबित होगा? क्या इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान 49 साल दुश्मनी को एक जामे डील में बदलने में कामयाब हो जाएगा? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। शमशाद साहब, आपने दिहाइयों तक सफारतकारी को करीब से देखा है। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मरकज बनना 1971 के उस दौर की याद ताज़ा कर रहा है जब पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को करीब किया था, या फिर मौजूदा तनाजुर में ये जो हालात है उससे ज्यादा अहम है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है जो कुछ होने जा रहा है या जो हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नाम की एक शख्सियत है जो खुद को सियासतदान कहता है मगर वो सियासतदान है नहीं, और खुद को वो बहुत बड़ा सिफारतकार समझता है मगर सिफारतकारी बिल्कुल नहीं उसको आती, बल्कि वो बुनियादी तौर पर एक नेटवर्क है मोसाद का। इसराइल का जो जासूसी का इदारा है मोसाद, वो है एप्स्टीन,
जो एक जेफरी एप्स्टीन के जरिए से उन्होंने बनाया था अमेरिका के सियासतदानों को गंदा करने के लिए। तो और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसकी प्रोडक्ट है, पैदावार है। खुद ये कसीनो बनाता है, डोनाल्ड ट्रंप टावर्स बनाता है और बिजनेसमैन रहा है, कभी सियासत नहीं की, किसी इलेक्टेड बॉडी का हिस्सा नहीं रहा। और अब पहली टर्म इसने जो थी उस वक्त भी इसने दुनिया तहस नहस कर दी और अब आकर वो सिलसिला जारी रखा है। और इस वक्त जो लेटेस्ट जो पोजीशन है वो यही है कि 40 दिन की जंग तो ये पहले ही हार चुका था। मैंने 5-6 दिन के बाद ही कह दिया था कि ये जंग हार गया है, क्योंकि इसने तो ये चढ़ावा किया था जो ईरान पर, ये कह कि मैं 2 दिन में ईरान को खत्म कर दूंगा और फिर मैं नई हुकूमत इंस्टॉल करूंगा जो कि कोई शहजादे पकड़ के ला के बिठाएगा। वो जंग तो ये हार गया। और बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामाबाद का पहला राउंड था, असूलन तो ये कुछ ना कुछ एग्रीमेंट उसी वक्त साइन हो जाता, लेकिन उस वक्त ये जो थे वाइस प्रेसिडेंट जो था जेडी वैंस, वो उसके हाथ बंधे हुए थे। ट्रंप ने कहा था कि तुम फाइनल डील मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे, तो वो वापस चला। हालांकि उस वक्त सारे जो मामलात थे उन पर दोनों डेलीगेशंस की लेवल पर पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ईरानी वफद बल्कि हैरान हो गया था कि आखिर वक्त पे ये क्यों छोड़ के चले गए हैं। तो मकसद ये है कि एक डिफीटिस्ट मेंटेलिटी है जो बराबर चल रही है इस अमेरिकन साइड पे। और ये है कि अब ट्रंप उसी एंथुसियाज्म के साथ जिसके साथ इसने पहले सीज फायर करवाई थी, और वो सीज फायर भी मैं बता देता हूँ कि रोल तो हमने प्ले किया है। तो गज़े के आज जो सिचुएशन है वो फिर यही है कि ट्रंप को ये एहसास हो गया है कि भी इस्लामाबाद से बेहतर और कोई वेन्यू नहीं हो सकता। और दूसरे ये है कि अब वक्त आ गया है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। आई होपफुली हम सोचते हैं, क्योंकि इसका कोई नहीं पता, ये सेकंड टू सेकंड बदलता है, पल में रस्ती पल में माशा वाला हाल है इसका। तो इस वजह से जब तक ये डेलीगेशन इनका आ नहीं जाता, ईरानियों का डेलीगेशन नहीं आ जाता और हालात तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक हमें अपनी वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, बस ये मैं कहूंगा। सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो ये 20 साल बाद किसी अमेरिकन सदर का दौरा होगा। क्या ये दौरा महज एक फोटो सेशन होगा या हम पाक अमेरिका ताल्लुकात में किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक की तवक्को कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की दुनिया में पोजीशन बेहतर होगी और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा उठाना चाहिए? देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो हमारी अहमियत है अमेरिका के लिए, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। यानी ट्रंप के लिए भी, ट्रंप तो खैर वैसे ही एरा वगैरह है। तो बात ये है कि पाकिस्तान रवायती तौर पर जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम अमेरिका के बहुत करीब रहे हैं। पूरी सोवियत यूनियन की नक्शाकशी की जाती थी और बिलाखिर जब सारी नक्शाकशी मुकम्मल हो गई तो बिलाखिर फिर अमेरिका ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका सोवियत यूनियन को एक वाटर रूम मुहैया किया जाए, वाटर रूम जहां इंडक्ट किया जाएगा इसको, और फिर हम उसको घेर के लाके इसको मारेंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन वाज देयर एनिमी नंबर 1 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में ये इकट्ठे जर्मनी के खिलाफ लड़े थे, मगर इनको चूंकि इनकी पुरानी तारीखी रकाबतें थी, जिसकी वजह से अमेरिका को पता था कि ये हमारा साथी नहीं बन सकता, इसको खत्म ही करना है। तो फिर अफगानिस्तान में किंग ज़ाहिर शाह उसको ओवरथ्रो किया गया और फिर उसके बाद 2-3 छोटी छोटी हुकूमतें लगाई गई और 1979 में सोवियत यूनियन खिंचा चला आया। कहते हैं ना, जहां कहीं वैक्यूम हो जाता है तो एनी ऑर्गेनाइज्ड पावर इन द विसिनिटी विल गेट सक्ड इन। तो सोवियत यूनियन गॉट सक्ड इन। इसके अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होना था, और वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये ज़ारों के वक्त का ये ख्वाब है सोवियत यूनियन का कि हमने इस तरफ से, उन्होंने सेंट्रल एशिया की 6 रियासतें काबू कर ली थी पहली जंग अजीम के बाद या पहले। तो उसके बाद उसने फैसला किया था कि मैंने इधर पहुंचना है, गर्म पानी जो वार्म वाटर्स है इंडियन ओशन में आउटलेट, और वो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। अफगानिस्तान में पहुंच गया था, अब सिर्फ पाकिस्तान की कसर थी। वहां पे ज़ियाउल हक ने इसको कहते हैं ना कि अमेरिका के साथ मिलकर इसको हरा दिया, इतना कि ये इसने विथड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर
अमेरिकन भी जब जाने लगे, जब सोवियत यूनियन ने विथड्रॉ किया, जिनीवा में अकॉर्ड साइन कबल वक्त किया गया, वो जुनेजो का फैसला था जो जो ज़ियान को पसंद नहीं आया था, तो इस तरह हमारे अपने मुल्क में एक इख्तलाफ पैदा हो गया था। तो खैर वो जंग खत्म होने के बाद ना अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन किसी ने सोचा, ना बिल्कुल। ये सोचा कि जो मसाइल पैदा होंगे या हो गए हैं वो उनको कैसे डील करना है। तो पाकिस्तान पे सारा मलबा गिर पड़ा, यानी रेफ्यूजी, बिल्कुल। लाखों अफगान रेफ्यूजी हमारे पाकिस्तान में आ गए, क्लाशनिकोव कल्चर आ गया, टेररिज्म आ गया, उन सब फिर की उसके साइड इफेक्ट्स फिर जिम्मेदारी। हमने भुगते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने तारीख के बहुत अहम पहलुओं पे रोशनी डाली है। सर अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को करीब ला रहा है तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या FATF, IMF या मकबूजा कश्मीर जैसी गुजारिशात अमेरिका के सामने रखनी चाहिए? देखिए, हमने कोई किसी चीज के बदले में कभी नहीं किया, क्योंकि एक जाहिर है कि ये मामलात इस कन्विक्शन से किए जा रहे हैं हमारी तरफ से कि अमन पूरे खित्ते की जरूरत है। न सिर्फ ये कि हमारी जरूरत है, बल्कि इस पूरे खित्ते की जरूरत है। और हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत ही अहमियत की हामिल है, यानी ना सिर्फ ये अमेरिका के लिए अहमियत रखती है, चाइना के लिए रखती है, रशिया के लिए रखती है, बल्कि पूरे इस खित्ते के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, खलीजी रियासतों के लिए, चाइना के लिए, यानी हर तरफ से पाकिस्तान जो है ये इसकी बहुत कनेक्टिविटी का ब्रिज है, ये ब्रिज हेड है बुनियादी तौर पर। तो इस वजह से हम अपनी लोकेशन को यूज करते हुए हम जो खित्ते में किरदार अदा कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो सबके लिए फायदेमंद होगा। और यही वजह है कि अब ट्रंप के जो सोचने वाले उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो बार बार उसको मजबूर कर रहे हैं कि भी जाओ ये डील कर लो, तो वो भी यही सोच कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर और कोई नहीं इस सिलसिले को आगे ले जा सकता। और उसका फिर नतीजा ये है कि खलीज की रियासतें सब हमारे साथ हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट की रियासतों के साथ। और ये एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे लोगों को इस बात का इदराक नहीं, कि हमारी जो मिडिल ईस्ट के बारे में जो पॉलिसी है या जी। मुसलमान रियासतों के बारे में, ये हमारे आइन में दर्ज है, आर्टिकल 40। उसके तहत हमने मुस्लिम फ्रेटर्निटी को हमेशा परवान चढ़ाना है और सॉलिडारिटी शो करनी है मुसलमान रियासतों के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, और उनकी लेजिटिमेट कॉजेज जो हैं, उनके जो मसाइल हैं, उन सब में जंग लड़े बगैर हमने आज तक कभी मिडिल ईस्ट के मसलों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, मगर फिर भी हमने उनकी हर मुमकिन मदद की है। मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं उनकी जो हमारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ट्रेनिंग देते हैं और हर तरह से मदद करते रहे हैं। और अब भी जो ये चैलेंज है जो इस वक्त आन पड़ा है, तो वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई का, तो असल यही है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म भी हो जाए, उसके बाद फिर जो असल और चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज हमें अभी वो उसमें किरदार अभी बाकी रहेगा, वो है कि ये खलीज की रियासतें जो हैं इनको हमने इकट्ठा करके, ईरान को भी इकट्ठा करके, तुर्की को, मुसलमान मुल्क दुनिया में तो 57 ममालिक हैं, सबको तो शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि OIC जो बनाया गया था वो बिल्कुल नाकारा ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसका कोई आलमी सतह पर कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है। तो अब पाकिस्तान चूंकि एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है, हम न्यूक्लियर ताकत हैं, मिलिट्री ताकत हो गए, हमने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हर तरह से मतलब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि वो बहुत अब बड़ी ताकतों वाला किरदार अदा कर सकता है। जंगें लड़ने के लिए नहीं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन वक्त की छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर JD Vance कहते हैं कि 49 साल का अदम एतमाद एक रात में खत्म नहीं हो सकता, विच इज वेरी वैलिड। बतौर सफारतकार आपके ख्याल में वो कौन सा नुक्ता है जो दोनों फ्रीकैन को जामे डील पर मजबूर कर सकता है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 5 साल बमुकाबला 20 साल की अफजूदगी पर डेडलॉक है। इज दिस अ टेक्निकल डिसएग्रीमेंट और अ क्लासिक डिप्लोमेटिक स्टॉलिंग टैक्टिक बाय बोथ साइड्स? देखें, इस जो आखिरी नुक्ता जिसपे ये मसला रुक गया था वो न्यूक्लियर का कहा जा रहा था कि ये इस ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाहिद न्यूक्लियर प्रोग्राम है पूरी दुनिया में जो अमेरिका ने बनाया था।
अमेरिका ने एस्टेब्लिश किया था 1950 की दिहाई में, जबकि बादशाह थी यहाँ पे। और खैर इनकलाब के आने के बाद भी फौरी अमेरिका ने कभी हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया कि ये न्यूक्लियर इसका प्रोग्राम जो है वो किसी के लिए खतरा होगा। लेकिन ये मसला 2002 में उठाया गया था, जब 9/11, पहले तो ये है कि 9/11 का वाकया भी इंजीनियर किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो ये बराबर अमेरिका की कार्रवाइयां जारी हैं, और ट्रंप ने उन कार्रवाइयों को एक और एक घिनौनी शेप देकर ये सिलसिले शुरू कर दे, बेवकूफों की तरह। एक जो जंग लड़ी 40 दिन, वो हार गया। उसके बाद ये जो इसने ब्लॉकेड किया वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि वो एक एक्ट ऑफ वॉर था जिससे तीसरी जंग वाकई पैदा हो जाती। मगर चाइना, रशिया, उन्होंने बड़ी जब्त का मुजाहरा किया है, लेकिन उन्होंने ओपनली थ्रेटन कर दिया था कि ये खत्म किया जाए। और जाहिर है कि वो जो ब्लॉकेड है उसमें कोई अमल नहीं हो रहा, जहाज आ जा रहे हैं, हमारे अपने जहाज आ रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं। सर अब तो वो खोल दिया गया है ना सर। अगर ईरान से अमेरिकी डील हो जाती है तो भारत जो ईरान में चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई चाहता है, उसकी इलाकाई अहमियत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफारती फतह होगी? आप ये अब भारत को छोड़ दीजिए, आप कोई अहमियत न दें। भारत का जो अफसाना है या तमाशा है वो खत्म हो चुका है। वो मोदी, जब तक मोदी है और इंडिया के लिए वो बदकिस्मती रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो दुनिया में बिल्कुल नाकारा हो गया है, तन्हा हो गया है, कोई उसकी हैसियत नहीं, अहमियत नहीं है। तो इस वजह से मैं तो कोई इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त जो है, सफारती वक्त जो है, वो इंडिया के साथ अमन बनाने के लिए, अमन हासिल करने के लिए डिवोट किया था। और मैंने इंडिया पाकिस्तान की 50 साल, जिस वक्त मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आजाद हुए 50 साल हुए थे। तो मैंने अपने काउंटर पार्ट के साथ एक ऐसा पीस एग्रीमेंट नेगोशिएट किया था जो पहली दफा उन 50 सालों में, हालांकि पहले नेहरू और लियाकत अली की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर अयूब और नेहरू की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर भुट्टो स्वर्ण सिंह के हुए, मतलब इस किस्म के बड़े राब्ते होते थे हाई लेवल पे, लेकिन कभी भी कोई स्ट्रक्चर्ड अमन का अमल नजर नहीं आया था। जब मेरे जिम्मे लगाया गया था नवाज शरीफ ने 97 में, तो मैंने बाकायदा एक सोच के साथ अपने काउंटर पार्ट के साथ पहले से मिलके प्लान किया था कि हमने जो अमन है ये कोई एक इवेंट के नतीजे में हासिल नहीं होगा, हमें एक प्रोसेस शुरू करना होगा अमन का। और वो फिर शुरू किया 98 में, जब हमने एग्रीमेंट साइन किया। उसको कहते हैं कंपोजिट डायलॉग है, लेकिन उसमें एजेंडे के 8 आइटम्स बनाए गए थे, जिसमें कश्मीर सरे फहरिस्त था। नंबर 2 था इश्यूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि उस वक्त हम दोनों न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर चुके थे और ओवर न्यूक्लियराइजेशन हमारी होने जा रही थी। वो 98 में हुई, हमने ये पीस एग्रीमेंट 97 में किया, मगर ओवर न्यूक्लियराइजेशन पर हमने 98 में की थी। लेकिन हमने उसमें भी रेस्ट्रेंट और स्टेबलाइजेशन वाले एग्रीमेंट दोनों ने साइन किए थे, ताकि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो होगी वो खित्ते में एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे होगी, जंगें रोकने के लिए होगी, जंगें लड़ने के लिए नहीं होगी। तो वो बाकायदा रिस्क रिडक्शन मेजर जिनको कहते हैं, वो उन पे एग्रीमेंट साइन किए। तो ये सारा सिलसिला हमने सफारती सतह पर कर लिया था। ये तो बिल्कुल, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते तो सर आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। चले, भारत तो जो रह गया, इसराइल जो है और जो मुसाद का रजीम चेंज वाला सख्त मौक़िफ़ एक तरफ और पाकिस्तान की सालिसी दूसरी तरफ, क्या इसराइल ये बर्दाश्त कर पाएगा कि पाकिस्तान जो उसका सख्त तरीन नजरियाती मुखालिफ है, ईरान के साथ अमन का सहरा अपने सर सजा ले? क्या हमें इसराइली लॉबी की जानिब से किसी बड़े सफारती या प्रोपेगेंडा हमले के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, जितना सेटबैक अमेरिका के लिए हुआ है, उससे ज्यादा बड़ा सेटबैक नेतन्याहू के लिए हुआ है। वो तो ये सोचता था कि ईरान को हम खत्म कर देंगे। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। यानी इस वक्त ईरान की हालत वो है जो इसराइलियों ने गाजा में फलस्तीनियों के साथ की थी, जिस तरह की आप बर्बादी नजर आती थी वीडियोज में, वो अब आप तेल अवीव के जो नज़ारे हैं आपको वीडियोज में नजर आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगा लीजिए
कि इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। और जाहिर है कि इतना जो असला है वो उनका जाया गया है, अगरचे वो इस असला इन लोगों ने, अमेरिकनों ने भी, हालांकि अमेरिका की फौज इसके पर बहुत खिलाफ थी, मगर जो जितना सिविलियन इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया इन्होंने ईरान के, तो ईरान ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन क्रेडिट जाता है ईरान को कि उन्होंने अपनी जो दिफाई कुव्वत है, कैपेबिलिटी है, इतनी हौसले के साथ, करेज और रेजिलियंस के साथ इस्तेमाल की है कि ना अमेरिका जंग जीत सका और ना इसराइल। दोनों इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं और ऐसा अमन तलाश कर रहे हैं जिसमें उनको, खास तौर पे इसराइल को, कि जो ईरान के ऑक्सिलरी समझे जाते थे, जिसको हुसी या हिजबुल्ला या और दूसरे हमास के, उनसे कुछ सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन वो तो उसी तरह है। तीनों जो इदारे एंटिटीज हैं वो उसी तरह हैं, और ईरान जो है वो पहले से ज्यादा उभर कर आ गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि खित्ते में वो एक बड़ी ताकत बन चुका है। सर, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आज सऊदीया जा रहे हैं और दौरे सऊदी अरब और वहां से मिलने वाला $8 अरब का रिलीफ, क्या ये महज माशी मदद है या ईरान डील के हवाले से कोई बड़ा मुशावरती अमल हो सकता है जो आने वाले अरसे में बाकायदा पाकिस्तान को खलीज का सिक्योरिटी गारंटर बनाएगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि हम, पाकिस्तान ने जिस किस्म का रोल प्ले किया है और जो करने जा रहा है जी, ये उसके लिए तैयारी है बुनियादी तौर पर। और ये मैं बता दूं कि ये जो खलीज की रास्ते, सऊदी अरेबिया, इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, तो ये सब 6 की 6 रास्ते इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सलामती के लिए और सालमियत के लिए अमेरिका को ठेका दिया हुआ था। और अब तजर्बा इतना नाकस रहा है कि इनको कोई रिलीफ न मिल सकता, बल्कि वो जो अड्डे थे वही सबसे बड़ी इनके लिए, इनकी सलामती के लिए खतरा बन गया है। तो ये अड्डे अब सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तो अब जो नई सिचुएशन बन रही है दुनिया में, जो वर्ल्ड पावर का नक्शा है वो बदल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पैदा हो रहा है। अमेरिका इज नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर। मैं बता दूं आपको, चाइना और रशिया यकीनन इस वक्त लीड में हैं, ऑलरेडी लीड में है, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी। जो सिस्टम होता है, हमने अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवाना शुरू कर दिया है। उस हवाले से अमेरिका भी, आपको IMF तो छोड़ दीजिए, अगर ये हालात ठीक रहे तो मुझे यकीन है कि हम IMF से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जो है अरब ममालिक जो हैं, उन्होंने देख लिया कि इतना पैसा वो ले गया है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये पिछले साल अमेरिका, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आगे पैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के लेके चला गया कि मैं तुम्हारी बिल्कुल करूंगा, ईरान से बचाऊंगा, और वो उल्टा पड़ गया। तो इस वजह से इनकी अब सलामती जो है वो पाकिस्तान को एक नया, कहते हैं ना, एक ट्रीटी बनाना होगा इन रियासतों के साथ मिलके, कलीदी मुस्लिम रियासतों का, इस मजहब की बुनियाद पर नहीं, किसी सेक्टेरियन बुनियादों पर नहीं, वो सिर्फ इस खित्ते का रीजनल फ्रेमवर्क होगा, जो बिल्कुल ठीक, जिस यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो गारंटी की जाएगी सारी रियासतों की, और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और उसमें चाइना, रशिया की पूरी सपोर्ट हासिल होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। वक्त की कमी के बायस मुझे आपको कट करना पड़ा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ज्वाइन किया है दफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। ब्रिगेडियर साहब, तारीख खुद को दोहरा रही है। 1970 में पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर को बीजिंग पहुंचाकर अमेरिका और चीन की बर्फ पिघलाई थी। आज सदर ट्रंप पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तरजीह मकाम कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का किरदार अब सिर्फ एक मेजबान का है, या हम एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पिवट बन चुके हैं जहां वाशिंगटन और तेहरान दोनों को अपनी बका के लिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी गारंटी दरकार है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ है पिछले 2 साल में या 1.5 साल में, अनप्रेसिडेंटेड है, और एक ऐसे मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और जो किसी ने सोचा भी नहीं था इन द लास्ट 79 ईयर्स कि पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस होगा
पाकिस्तान देखें एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, आप कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का है, दैट हैज रीजन स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है। आप देखें हम साउथ एशिया में भी स्टेबलाइजर, हमने इंडिया को से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर कर ली है। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं वेस्ट एशिया में, फार ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में देखें सऊदीज के साथ आपकी एक डील एग्रीमेंट है, आप फिर इसके बाद लीबिया के साथ एक डील करने जा रहे हैं, और फिर कतर का वर्ल्ड कप आप जो आपने करवाया, सिक्योरिटी आपने दी थी, सो वो क्रेडिबिलिटी थी, दैट इज वन थिंग। फिर आप देखें कि आपकी लीडरशिप बहुत, आपने जिसने अपना आपको मनवाया, चाहे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा बात करते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उन्होंने शो की है। और फिर आप देखें जब ये रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें पाकिस्तान जिस तरह एमर्ज हुआ किया एज ए मीडिएटर के तौर पे, और ख़ास तौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एतमाद का होता है। ईरान का एतमाद आप पे, खलीजी ममालिक का एतमाद आप पे, अमेरिका का एतमाद आप में, क्योंकि आपने चीज़ें पीछे मनवा ली थी। दैट्स वाई आपने जब देखें जब यहाँ पे फैसिलिटेशन की, और आपने जिस तरीके से हमने एक डिप्लोमेसी की इंटेंस, स्पेशली जब डेडलाइन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, वो उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी एक्नॉलेज किया कि ही वो बराबर राब्ते में थे अमेरिका के ऑफिशियल के साथ, ईरानी ऑफिशियल के साथ, और सीज फायर हमने करवाया। फिर इस्लामाबाद में आए, और इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह हम सब की तवक्को यही थी कि उसी दिन भी ये जिस तरह बातचीत 21 घंटे हुई, कंक्लूजन की तरफ भी जा सकते थे, सम हो कोई एक दो पॉइंट्स की वजह से हो नहीं सका। लेकिन अब जो बातचीत की बात है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में बातचीत होने वाली है, सो पाकिस्तान की रिलायबिलिटी है, पाकिस्तान पर ट्रस्ट है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान ही जाएंगे, और किसी मुल्क में क्यों जाएं कि जहां उनका बिल्कुल। लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत जबरदस्त आदमी हैं, जी। उन्होंने वहां पे बड़ा अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। सो दैट्स वाई पाकिस्तान एमर्ज हुआ है। देखें न सिर्फ तो खित्ते सर में, आपको क्या आलमी लगता अमन में, है, सर आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये फील्ड मार्शल साहब की कारकर्दगी को बेहतरीन करार देना और उन्हें एक बड़े लीडर के तौर पर सराहना महज सफारती जुमला है, या फिर दिफाई नुक्ते नजर से क्या ये इस बात का एतराफ है कि खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर्स की सरकोबी और ईरान अमेरिका कशीदगी को रोकने में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशनल फुटप्रिंट सबसे मौसर है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को सिविलियन इमदाद के बजाय अस्करी शराकतदारी के तराजू में तोल रहा है? डिफरेंट है। देखें उनका मानना ये, हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो था, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई, फैसिलिटेशन होने की, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी उनकी बन गई थी। और फिर ऊपर से देखे एज ए स्टेट्समैन भी देखे जाते हैं वो, कि जहाँ पे एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी की, स्टेट्समैनशिप भी उन्होंने दिखाई। और जिस तरीके से आप देखें ना कि दुनिया में इन फरीकों को साथ लेके चले हैं, वो बड़ी क्रेडिबिलिटी है। लेट्स नॉट फॉरगेट इसाक डार साहब की बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो फिर पाकिस्तान में हम देखे ये कहते हैं कि लीडर बहुत माने रखता है, जो कौम को लेके चलता है और ही लीड्स और रास्ता दिखाता है। फिर आपने देखा मार्के हक में जिस तरह हमने जो किया, जो तारीख रकम की, और जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी, तो उससे तमाम जो आप समझ लें खित्ते की डायनेमिक्स चेंज हुई। और होता भी यही है, जब लीडरशिप आपके स्ट्रांग हो, लीडरशिप स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग करें और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ के, सो दैट्स वाई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, और ये दुनिया को पता है। और कांग्रेस में रिपोर्ट भी सबमिट हुई थी कि जो इस जंग में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही है। दैट्स वाई आप देखें ना कि दुनिया के अलावा आज तमाम ममालिक जो है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक जो खित्ते के हैं, जिस तरह आजकल अभी जो 4 ममालिक का अभी वैसे भी इज्तिमा हो रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आज देखें ना कि स्टेटमेंट कल दी थी फैसल बिन फरहान है, जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब के, उन्होंने कहा एरा ऑफ रिलाइंग ऑन अमेरिका इज ओवर। इसका क्या मतलब है कि हाँ वो देख रहे हैं पाकिस्तान ये कमी हम पूरे कर सकते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा ऐसा हुआ। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी। मैं कहता हूँ कि आपका लीडरशिप, आपकी लीडरशिप मजबूत होगी तो वो बेस्ट इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे, उन्हें करके ये दिखाए। बिल्कुल सही। और सर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान 5 साल की यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक जाता है, जबकि अमेरिका 20 इयर्स का मुतालबा कर रहा है। एक फौजी मुबस्सर के तौर पर आप इस टाइम गैप को कैसे देखते हैं?
क्या ये सिर्फ वक्त का फर्क है या इसके पीछे ब्रेकआउट कैपेबिलिटी और इसराइल के दिफा का खौफ छुपा है? देखें, अव्वल तो पहले तो ये बड़े क्लियर है कि अमेरिका का इतना इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम में जितना इसराइल का है। जी। इसराइल चाहता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ ईरानियन कैपेबिलिटीज ऑफ एनरिच यूरेनियम। और 2015 में देखना, जब वहां पे एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें तो इनको परमिशन दी गई थी कि आप 3.6% जो एनपीटी के तहत आप कर सकते हैं वो करें। और देखें कि वो एक दे वर लुकिंग फॉर समथिंग कि ऑफ रैंप हो, और इसमें ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 20 साल का है कि वो बाद में ये पब्लिक के पास जाके ये अपनी विक्ट्री कह सकते हैं कि हमने 20 साल के लिए सस्पेंशन करवाई है और सब्सिक्वेंटली और इस पर कदगन लगाए। सो वो अपने एक, आप समझ लें, एक विक्ट्री के तौर पर लेंगे। जहां पे ईरानीज कह रहे हैं 5 इयर्स के बाद कर रहे हैं, तो 5 साल का अरसा बड़ा अरसा नहीं है। 5 साल के बाद वो रीबिल्ड कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर को। तो ईरान के पास ये ऑप्शन होती है, वो भी जाके पब्लिक को कह सकते हैं कि हमारी बात सुनी गई है और हम अपनी कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अब दरमियान का कोई रास्ता होगा, कोई ऐसे बीच का रास्ता कर हो सकता है 10-12 साल पे एग्री कर जाए, जैसे 2015 में अंडरस्टैंडिंग हुई और थी। दोनों की फेस और सेविंग हो लाइकली जाए। ये है कि लाइकली ये है कि इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज वन थिंग। और सेकंड ये भी था कि डिस्पोजल ऑफ जो यूरेनियम ऑलरेडी इनरिच है उसका डिस्पोजल क्या होगा। तो उस पर बहुत सारे ममालिक भी तैयार हैं, और ईरान का पास में उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम एक कंसोर्शियम बना के ये वहां पे रखवा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। होपफुली देखें कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी चीजें सेटल होने वाली हैं। बिल्कुल। और सर, तुर्की में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा की बैठक हो रही है, क्या हम एक ऐसे डिफेंसिव अलायंस की तश्कील देख रहे हैं जो नेटो की तर्ज पर तो नहीं, लेकिन कम से कम रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क रखता हो? देखिए, इसमें भी एक मैसेजिंग है। आप देखें कि खित्ते के डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा है कि स्पेशली इसराइल का जो थ्रेट है, ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है। आज उन्होंने 14% लेबनान का ऑक्युपाई किया हुआ है, अप टू जहरानी रिवर तक गए हुए हैं। और गोलान, इसमें सीरिया का अबाउट 600 स्क्वायर माइल्स का एरिया अब रिसेंटली उन्होंने ऑक्युपाई किया है, दैट टू अहमद और शरा जब पावर में आए हैं। सो एक्सपेंशन हो रही है और थ्रेट भी है बाकी ममालिक के लिए। अब ये 4 ममालिक जब मिलते हैं तो देखें, आप इजिप्ट को देख लें तो अरब ममालिक में सबसे मजबूत फौज इजिप्ट की है। तुर्किया नेटो का मेंबर भी है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। सऊदी अरब देखें कि फाइनेंशियली आप देखें तो बहुत बड़े हैं, ऑयल है तो वो वहां से सपोर्ट। और पाकिस्तान तो देखें एक बैटल हार्डन फौज भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है। सो जब ये मिल जाएंगे तो आप देखें कि एक कंबाइन एक ऐसा होगा खिते के अंदर एक स्टेबिलिटी के लिए। मेरा ख्याल में एक बड़ा महाज जो ग्रुप अलायंस बनने जा रहा है। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे इसमें मजीद ममालिक भी शामिल होंगे, और इन द लॉन्गर रन यू विल सी ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा, बाकी ममालिक भी शामिल होंगे। उससे स्टेबिलिटी जो है ना खिते की बड़ी यकीनी हो जाएगी। और जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं तो वो भी एक उसमें कोशिश तो प्राइम मिनिस्टर की यही है कि स्पेशली जो बातचीत हो रही है ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में, एक ब्रॉडर सपोर्ट देने के लिए और उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए वो गए हुए हैं। सो मेरे ख्याल में मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिग्नलिंग हो रही है, और इसराइल में ऑलरेडी इस पे बारे में बहुत कंसर्न से देखा जा रहा है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान 8 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिफाई तावन की भी बड़ी डील सामने आ रही है। क्या सऊदी अरब में पाकिस्तानी दस्तों और तैयारों की तैनाती का मकसद सिर्फ दिफा है, या पाकिस्तान अब रेड सी एंड पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी में एक एक्टिव स्टेक होल्डर बन रहा है? जिस तरह मैंने कहा, देखिए पाकिस्तान अभी पूरे वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तमाम ममालिक के लिए। जब आपका इन्फ्लुएंस है नॉर्थ अफ्रीका में आपका इन्फ्लुएंस है, और इस तरह वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में आपका इन्फ्लुएंस बनता जा रहा है। और फिर देखें कि हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस के प्रेजेंस है आज से नहीं है। अर्ली हमारी इन्वॉल्वमेंट 1950s में, 1951 से पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ, एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ। तो उसके बाद से आप देखें कि खाने काबा में कुछ लोगों ने वहां घुस गए थे, तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज लोग गए थे, उन्होंने उनको वहां से एलिमिनेट किया था। और इसके बाद फिर देखें कि
तबूक में हमारा एक परमानेंट फोर्सेस वहां पे एक ब्रिगेड प्लस स्ट्रेंथ हमारी होती रही है तो थ्रू आउट। फिर गल्फ वार के दौरान देखें इराक के बॉर्डर के ऊपर हमारे एक आर्मर ब्रिगेड एक इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां पे डिप्लॉय था। सो हमारी प्रेजेंस थ्रू आउट सऊदी अरब में रही है। और हमारे एक देखेंगे हमारी एक अटैचमेंट भी है पाकिस्तान की। सो 1951 से मैंने बात की है। तो अभी भी हम ऑलरेडी वी आर इन ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में है। इसका मतलब ये है कि वी आर लीगली पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली बाउंड टू हेल्प सऊदी अरब कुछ होता है तो दैट इज सही। देखें जिससे मैंने कहा फैसल बिन फरहान ने क्या क्यों कहा कि वी आर कि हमें अभी फॉरेन पावर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए सिंस पाकिस्तान की अब प्रेजेंस हो गई है। सो दैट इज अ स्ट्रांग मैसेज है कि पाकिस्तान देखें जब आप चीजें साबित करते हैं कि जिस तरह के मार्के हक और जी बयान में बिल्कुल। महसूस में किया और अभी जिस तरह आप मेडिएशन करवा रहे हैं और जो आप जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पावर भी आप बन के उभरे हैं तो दैट इज योर क्रेडिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में एक्नॉलेजमेंट है। और पाकिस्तान यकीनन चाहेगा देखें कि गल्फ कंट्रीज और ख़ास तौर पर ईरान के दरमियान भी मुफाहमत रहे कोई इनमें मिसट्रस्ट न रहे जो अभी क्रिएट हो चुकी है स्पेशली जो है यूएई की बात कर। लेकिन आज अच्छी डेवलपमेंट ये हुई यूएई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल किया प्रेसिडेंट को ईरान के उनसे बातचीत की है तो मेरे ख्याल में अच्छे में सिग्नलिंग वहां से भी आ रही है। बिल्कुल और सर। सऊदी सर फॉरेन मिनिस्टर अगर इसमें हमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कतर का दौरा। कुछ जराए इस बात की जाने भी इशारा कर रहे हैं कि सऊदीया के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। अगर कतर का पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका होगा क्योंकि कतर दिफाई लिहाज से जदीद असला और टेक्नोलॉजी भी रखता है और दूसरा माली लिहाज से भी एक खुशहाल तरीन मुल्क है। क्या पाकिस्तान को नए तैयारों के बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं? हाउ दिस इज गोइंग टू बी? जी बिल्कुल। जी हाँ देखें लाइकली है क्योंकि आप इसमें मजीद मुल्क आना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान का एक अम्ब्रेला यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा है तो उस पर लाइकली है। और जिस तरीके से अभी देखा ना कि जिस कंट्रीज के अंदर भी ग्रुपिंग हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली कि सऊदी अरब है और जो कतर है और आप समझ लें ओमान है ये एक तरफ हो गए हैं जबकि यूएई है बहरीन है ये एक तरफ है क्योंकि थोड़ा आप इसका आपको पता है कि इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है जी और ईरान के साथ इनके इख्तलाफात भी रहे हैं। और फिर कुवैत का भी अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है सिंस कुवैत पे भी बड़े हमले हुए ईरान की तरफ से। सो एक ऑलरेडी मिसट्रस्ट भी है डिफरेंसेस भी है और पास में भी हमने देखा जिस कंट्रीज का आपस में सऊदी अरब के साथ मसले थे। लेकिन यकीनन देखे इसके बाद से जब ये कतर ऑन बोर्ड होता है और अब देखे कतर ने भी कह दिया है अब रिपोर्टली जो खबरें आ रही हैं अल उदैद बेस को भी अमेरिका से को कहा कि खाली कर दें। तो मेरे ख्याल में फिर ये आप देखें जब पाकिस्तान यहाँ पे जाके अगर बैठता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ईरान का इतना एतमाद है हम पे हमारे ऊपर तो मेरे ख्याल में वो जो मसले मसाइल थे वो चीज़ें सारी एड्रेस हो जाएंगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड मसूद खान साहब मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए।